तो हम लोग पिछले क्लास में इकोलॉजी के चैप्टर को कंटिन्यू किए थे और उसमें हम लोग सीख लिए थे कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं और पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। फिर हमने उसमें चूंकि कौन कौन से फैक्टर मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करता उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम लोग उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उस लेक्चर में हम लोग आज सीखेंगे ग्रोथ फैक्टर के बारे में। ये ग्रोथ फैक्टर क्या है, किस तरह से ग्रोथ फैक्टर काम करता है, इसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखो कि ग्रोथ फैक्टर, ये आपको बताएं कि ये ग्रोथ फैक्टर का कंसेप्ट जो था, अभी इस साल जो नीट का पेपर हुआ था तो नीट का, उस नीट के पेपर में ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ फैक्टर विच इज नॉट फॉलोइंग इंक्लूडिंग द ग्रोथ फैक्टर। उसमें मोर्टेलिटी था, नेटेलिटी था और क्या था, ग्रोथ सेक्स रेशियो था और था शायद लास्ट रेशियो जो था वो चौथा जो ऑप्शन था उसका, उसमें था आपका मैचुलोसिलिज्म जो आता है, इंटरेक्शन सेक्सुअल इंटरेक्शन जो होता है जिसमें, या इनहिबिशन इंटरेक्शन जो होता है जिसमें जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमर्शियलिज्म हो गया, ये कंपटीशन हो गया, ये चौथा ऑप्शन था। तो इस बार नीट वाले भी इसको क्वेश्चन को उठा के पूछे थे और हमको लग रहा है कि जो हम पेपर, अगर आप नीट का पेपर आप देखे नहीं होंगे तो हमारे इस चैनल पर आपको नीट का पेपर अपलोड करके रखा गया है, आप उस पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था शायद सेट ई का सॉल्यूशन दिए हैं इसमें, तो सेट ई का जो पहला क्वेश्चन था वही यही पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रोथ फैक्टर को लेकर अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा चीज होता है कि ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। पहले सबसे बात है कि जितने भी हमारे पास है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, पॉपुलेशन का जब बात आती है तो वो पॉपुलेशन की जो कंसेप्ट शुरू होती है, ये कंसेप्ट मेनली ग्रोथ फैक्टर पर डिपेंड करता है। बात आती है कैसे, कहा कि जब तक पॉपुलेशन को डिफाइन आप जब भी करोगे या पॉपुलेशन को जब स्टेबलाइज करोगे या पॉपुलेशन को जब मार्केट में लेकर आओगे उसकी परिभाषाओं को, तो वो तो बता देगा कि चलो ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर समय में एक पार्टिकुलर टाइम पर और पार्टिकुलर एरिया में एक पार्टिकुलर स्पीसीज की जितनी संख्या होती है वो एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको आगे का थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या बताएगा कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में उसका साइज, कब उसका नंबर, मतलब उसका मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, हेबिटेशन, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करेगा। कब इसकी पॉपुलेशन रेट बढ़ रही है, कब पॉपुलेशन रेट घट रही है। अब सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, कोविड का केस चल रहा है इस समय, कोविड-19 इस समय हमारे पास छाया हुआ है चारों तरफ से। ठीक, अब कोविड की कंडीशन में जनरली जो स्पेसीज है वो ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन को कोविड हो रहा है, पेशेंट मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि अब ये कोविड जो है एक हमारे पास एक बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, और ये फैक्टर क्या कर रहा है कि हमारे देश स्पीसीज को इफेक्ट डाल रहा है। तो ये भी एक हमारे लिए पॉपुलेशन का ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम करेगा। ये भी एक ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारा लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा था, दिन प्रतिदिन जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वो उसको क्या किया कि धीरे धीरे घटा शुरू। मान लो कि पूरे विश्व में या किसी पार्टिकुलर देश में, एग्जांपल में आपको ले लें, जैसे अपने इंडिया में देख लीजिए, तो इंडिया में करीब करीब इससे मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक लोग हो गए। तो जो हमारा 135 करोड़ या 130 करोड़ जनसंख्या था, उसमें से 1 लाख तो संख्या घटा दिया, तो हो गया ना ग्रोथ फैक्टर के रूप में। हमारे यहाँ अगर भूकंप आता है तो भी क्या करता है, वो जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें 400, 500, 1000 लोग मर जाते हैं। ये भी क्या है, ग्रोथ फैक्टर है, घटाने वाला काम करता है, वो डिक्लाइन कर रहा है ग्रोथ को। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी डिजीजें आती हैं, कई सी बीमारियां आती है, कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है। इस विषय में आज ही के डेट में, आज या कल के डेट में तुर्की में हुआ है, अर्थक्वेक आया, तो उसमें क्या हुआ, 6.6 रिक्टर पैमाने पर उसको मेजर किया गया, उसमें कई हजार लोग मर गए। तो इस तरह से जो भी हमारे पास लोगों की जब अर्थक्वेक का है, संख्या में सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर जाते हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर में भूकंप आ गया, सॉरी अर्थक्वेक को ही भूकंप कहा जाता है। ठीक है, या आपको फ्लोरा बाढ़ आ गया, अभी बाढ़ आया था बिहार में, आसाम में, यहाँ पे कहा हुआ कई लोग मर गए। अभी नेशनल पार्क में जो हमारे पास अमेजोन नेशनल पार्क है, वहां पर आपको आग लगा हुआ है, तो आग लगने में कितने स्पीसीज मर गए, कितने क्या कहते हैं, ये पेड़ पौधे जल गए। ये सब क्या है, ये भी सभी की सब जो है वो नेचुरल डिजास्टर, या जितने भी हमारे पास और एक पार्टिकुलर स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज है, उनकी संख्या को घटाना काम कर रहा है।
तो ये हमारे लिए एक ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम करता है। ये ग्रोथ फैक्टर का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि सिर्फ बढ़ने वालों को रोके, मतलब ग्रोथ फैक्टर का सही सा एक शब्द से अगर माने तो ग्रोथ फैक्टर का मतलब ही होता है कि क्या करता है, उसको स्टॉप करना, उससे जो एक लगातार इंक्रीजमेंट हो रही है, लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसको स्टॉप करना, ये मेन इंपॉर्टेंट रूप में फैक्टर काम करता है। फैक्टर का मतलब होता है कि उसको रोकना, ठीक है। अब वो डिक्लाइन फैक्टर हो, ठीक है, तो इस तरह से जनरली अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप अगर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ले लें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है बहुत सारे ऐसे लगातार अगर टाइगर की संख्या को देखा जाए तो हमारे देश में पहले के टाइगर की संख्या, अब हम आजादी की बात कर रहे हैं, हमारे देश में टाइगर की संख्या जो थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है, टाइगर की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। पहले हमारे देश में जो थे वो चिंपैंजियों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या कर रही है, घट रही है। पहले जब हम लोग छोटे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे, जब क्लास 2, 3, 4, 5 में थे हम, तो जब जानवर जब मरते थे ना, गाय भैंस बकरी, जब बकरी नहीं, बकरी तो लोग मार के खा जाते थे, ठीक है, जब गाय भैंस जो बड़ी बड़ी जानवर होती जब मरते थे ना, तो उसको पता है क्या किया जाता था, उसको डंडे पर 2-3 लोग उसके पैर को ऐसे बांध देते थे, ठीक है, 4 पैर होते हैं तो उनके पैर को ऐसे बांध देते थे हथकड़ी के, ठीक है, इस तरह से, और इस पर डंडा लगा के 4-5 लोग उससे लेके जाते थे, और ले जाते थे पता है कहाँ, बहुत दूर, मतलब अपने गांव से कुछ दूर के खेतों में, और वहां पे मतलब वो जगह जहां पर कोई लोग जाता आता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे जाता आता नहीं, वहां पे ले जाते थे उसको, या किसी नदी के किनारे पे कम ही लोग होता था, मतलब रेलवे ट्रैक के किनारे पे, वहां पे जहां पर खाली जगह हो, वहां कोई आता जाता ना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि वहां लोग जाकर और वो करते थे, उसके स्किन को निकाल लेते थे, स्किन को रिमूव कर देते थे, और स्किन को रिमूव करके ले जाकर उसको ऐसे खुले में छोड़ देते थे। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारा एक खेत था, वहां पर भी लोग ले आकर और वहां छोड़ के चले जाते थे, तो जब हम लोग खेत में कभी घूमने जाते थे तो बहुत बुरा बदबू देता था, क्योंकि मांस से सड़ गया है, जब सड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, बदबू देगा, तो बदबू देता था। तो वहां पे जब हम लोग जाते थे तो जो गिद्ध होते हैं, वो गिद्ध जो थे वहां पे चारों तरफ से आकर मरड़ाते थे, और वहां पे पूरे गिद्धों की दुकान लगी रहती थी। गिद्धों में सबसे बड़ी खासियत होती है, कैसे जानवर होते हैं जो कभी भी जीवित को नहीं खाते, कभी भी जीवित पर उसको उनकी अटैक नहीं होती है, जब भी अटैक होता है तो वो मरे हुए जानवर पर अटैक करते हैं। ये गिद्ध की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है। वहीं ईगल जो चील होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पंजे इतने मजबूत होते हैं, वो इतने मजबूत उनके पंजे होते हैं कि हम जैसे इंसानों को ऐसे पंजे में दबोच के उठा ले जाएंगे। उनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई जानवर है, अगर इंसान अगर दिख गया, कभी आप देखे बहुत पहले कहा जाता था, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको घर के बाहर नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि पेड़ पौधे काफी ज्यादा हुआ करते थे, चील आते थे और बच्चों को इस पंजे में दबा के उठा कर चले जाते थे। बड़ी खतरनाक होते हैं उनके पंजे, ठीक है। तो सिर्फ गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध के जो ओट जो ठोड़ होते हैं ना, वो काफी खतरनाक होते हैं। जो नुकीले ठोड़ होते हैं वो इतने नुकीले खतरनाक होते हैं कि इंसान की जो मसल्स होते हैं उसको एक बार मार के वो फाड़ देने का काम करते हैं। तो ये गिद्ध जो होते थे, ये क्या हुआ, अब इनकी जो गिद्ध की संख्या है वो दिन प्रतिदिन, अब आप हमें जहां तक लग रहा है कि आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो आप गिद्ध नहीं देखे होंगे, ठीक है, आप गांव से भी बिलोंग करते होंगे तो आप गांव में गिद्ध दिखते ही नहीं है, कि आप देखेंगे कहां से, गिद्ध तो अब दिखते ही नहीं है गांव में, ठीक है। तो गिद्ध तो दिखते नहीं है। पहले क्या होता था कि गाय जो होती थी वो घर पे मर जा, अब क्या होता था कि जब गाय भैंसे मरते तो उसको खेत में ले जाकर उसको मिट्टी खोदकर उसमें डालकर उसको नमक डालकर उसको दफनाया जाता है ताकि वो अंदर गल जाए। ये पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। तो दिन पर दिन क्या हुआ कि गिद्धों की संख्या घटने लगी। तो वो क्या हुआ कि ग्रोथ फैक्टर, यही होता है ग्रोथ फैक्टर, कि जिसके चलते पॉपुलेशन में जो होता है वो लगातार परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो कहा कि जो भी हमारे पास एक डिक्लाइन प्रॉपर्टी मिलती है, तो कहा कि जनरली हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम करता है वो 4 फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट रूप में काम करता है। कितने फैक्टर होते हैं? 4 फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर जो हमारे पास इन्फेसली रूप से काम करता है वो होता है, सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है नेटेलिटी, ठीक है, ठीक है। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग नेटेलिटी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये होता है आपका क्या चीज? नेटिविटी, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर आता है उसमें कहते हैं इमिग्रेशन।
दूसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन बड़ा अच्छा टर्म है। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन, दो टर्म को बताते हैं। इमिग्रेशन का मतलब ही होता है कि इंडिविजुअल एंटरिंग अ पॉपुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड। तो ऑर्गेनिज्म, या आप इसको कह सकते हैं इंडिविजुअल, ऐसा लिखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंटरिंग अ पॉपुलेशन फ्रॉम एल्सवेयर, ELSE। ठीक है, अब आपको चारों समझाते हैं। तीसरा जो होता है वो फैक्टर आपका कहलाता है एल्सवेयर इंक्रीज टू द, इसमें और भी जान लो, leads to increase in डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं मोर्टेलिटी, होता है डेथ ऑफ इंडिविजुअल। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं इमाइग्रेशन, ये होता है मूविंग आउट ऑफ पॉपुलेशन। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखो नेटिलिटी तो मतलब समझ में आता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म की संख्या लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है, लगातार संख्या इसकी बढ़ रही है, ये कहला गया आपका नेटिलिटी। इमाइग्रेशन, देखो दो टर्म है, एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। ठीक है, ये ई और ई से समझो, बड़ा आसान समझ में आ जाएगा। ये आई जो है और ये है ई। एक टर्म आता है उसको कहते हैं इन, और एक टर्म आता है उसको कहते हैं एग्जिस्ट। इन मतलब होता है अंदर आना, हिंदी में समझो, अंदर आना। ठीक है, और एग्जिस्ट मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, तो कहा कि जिसमें पॉपुलेशन से संख्या बाहर निकल रहा है, मतलब पॉपुलेशन की संख्या क्या कर रही है, घट रही है, और जहां पे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसे कहते हैं हम लोग इमिग्रेशन। ध्यान रखना बेटा। तो आप कहोगे कि संख्या सर ये भी तो हो सकता है, तो फिर जब घटना और बढ़ना बात हो गया तो फिर नेटिलिटी और मोर्टेलिटी की क्या जरूरत पड़ गई। आपको बताया नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म लेना, ये संख्या को बढ़ा रहा है। संख्या दो तरह से बढ़ते हैं, संख्या दो तरह से बढ़ते हैं। एक संख्या आपको तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पे जो है ये हमारा, सपोज करिए आप, सपोज कर लो कि ये हमारे पास ये हमारे इंडिया का नक्शा है। ठीक है, अब यहां पे जो है सपोज करो कि इसके ठीक बगल में अगर हम बात करें तो यहां पे मान लो कि हम यूपी वाले रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अब यहां के लोग, मान लो कि यहां पे जो है 10 लाख जनसंख्या है, सपोज करो। ठीक है, या यहां पे जो है मान लीजिए कि 20 करोड़ आबादी है यहां की। ठीक, अब जो ये 20 करोड़ आबादी है, अब इस 20 करोड़ आबादी में अगर मान लीजिए कि 5 लाख रोज लोग जन्म लेते हैं और 3 लाख रोज लोग डेथ करते हैं, तो ये जो है इस पार्टिकुलर जगह की आबादी है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पे जो है सटा हुआ दिल्ली है। ठीक है, इसका सटा हुआ जो है आपका, ये थोड़ा सा ऊपर यूपी होता है, यूपी थोड़ा सा ऊपर है, ये सटा हुआ बिहार है। तो मान लो कि यहां पे आपका यूपी से अब लोग भी, अब यहां से कुछ लोग क्या करेंगे, यहां ट्रांसफर हो, और यहां से लोग यहां ट्रांसफर हो। तो मतलब कि 20, अगर मान लो ये 20 करोड़ आबादी है और इसमें से 20 करोड़ में से 1 करोड़ आबादी जो है वो बिहार में शिफ्ट हो गया, तो यूपी से बिहार में आना, यहां भी संख्या क्या घट रहा है, पर मर नहीं रहे हैं,
मरना अलग चीज हो गया, मर नहीं रहे, वो सिर्फ यहां से यहां आ रहे हैं। तो मतलब मर भी नहीं भी रहे हैं और फिर भी संख्या क्या कर रहा है, घट रहा है। मतलब वो अपने एस्टेट को छोड़ रहे हैं। सपोज करो, हमको एग्जांपल ले लो, हम इस समय, हमारे जो देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, उसमें एक हम भी मेंबर हैं, लेकिन तत्काल में हम क्या हैं, चाइना में हैं। हम इस समय जो आपकी जो वीडियो बना रहे हैं वो चीन से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अपने घर से, अपने इंडिया से करीब 5000 किलोमीटर दूर पर है, ठीक। आज जब भी चाइना की नक्शा देखोगे, ठीक है, ये चाइना के नक्शा में इस जगह पर हम हैं, काफी ईस्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहाँ पे जिलिन सिटी में है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिलिन है, ये जो आपका जिलिन है, ठीक है, जिलिन के यहां पे आओगे तो ये आपका रसिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है वो आपका साउथ कोरिया है। मतलब हम साउथ कोरिया और रसिया के बॉर्डर पर बैठे हैं, ठीक। तो अब जरा बताओ, हम थे कहां पे, इस यूपी और बिहार में थे, और हम यहां से इस चीन में आ गए। तो आबादी तो हमारी यहां पे घटा ना, क्योंकि अब जब काउंटिंग हुआ तो हम 130-135 करोड़ जनसंख्या में थे, और उस स्थिति में क्या हुआ, हम यहां से आए इस चीन में। तो हम यहां से यहां जो शिफ्ट हुए, इसको कहते हैं हम लोग इंडिया छोड़े और चाइना में इन किए। तो चाइना में इन किए तो यहां पर हमारा हो गया इमिग्रेशन, ठीक है। क्या होता है, इमिग्रेशन। और हम इंडिया छोड़े तो यहां से होता है इमाइग्रेशन। आइए समझ में, तो दो टर्म अलग है। इमिग्रेशन का मतलब होता है जहां एंट्री करते हैं, अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह एंट्री करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इमिग्रेशन। और एक इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहां से आप निकलते हैं, जहां से आप निकलते होता है इमाइग्रेशन, ठीक है, और जहां से आप एंट्री करते होता है इमिग्रेशन। तो हम लोग क्या होता है, जब हम लोग इंडिया आते हैं, इंडिया से चाइना आते हैं, तो जब भी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर या कोलकाता एयरपोर्ट पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग की पासपोर्ट पर मोहर लगती है, तो वहां पर होता है इमिग्रेशन, सॉरी इमाइग्रेशन, ये होता है। अच्छा, हम लोग चाइना के किसी पहले एयरपोर्ट पर उतरते हैं, किसी भी पहले एयरपोर्ट पर, या तो हम लोग किनमिन में उतरे, या तो हम लोग गोंगजो में उतरे, या हम लोग नानचिंग में उतरे, कहीं पर भी उतरेंगे, या शंघाई में उतरे, कहीं पर भी जब हम उतरते हैं, या बेजिंग में उतरे, राइट, बेजिंग में जो कल चाइना की राजधानी है, बेजिंग में उतरे, तो वहां पर भी जब हम लोग उतरते हैं तो लोग, हमारे लोग मोहर पर जो क्या पासपोर्ट पर हम लोग को मोहर लगती है, वो कहलाता है इमिग्रेशन। हम लोग के जब हम लोग फ्लाइट में आते हैं तो हम लोग एक फॉर्म मिलता है, उसमें भरना रहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में काम करता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाने और घटाने का काम करता है, ठीक है। चलो इसको बना लो, चलिए बना लीजिए। अब यहां पे क्या होता है कि हम लोग जब भी नेटेलिटी डेंसिटी को निकालते हैं तो हम लोग टर्म रेट को डिफाइन करते हैं कि समय के साथ कितना उसमें परिवर्तन हुआ, कितने उसकी आबादी घटी, कितनी आबादी उसकी बढ़ी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो रेट जो टर्म लिखो, रेट इज, देखो रेट इज जनरली ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द चेंज by the period of time elapsed during the change. The growth rate of the population is the number of organism added by a population added to the population per minute. पॉपुलेशन पर मिनट, कहा कि एक मिनट में कितनी आबादी बढ़ रही है, ये हमारे पास रेट यानी ग्रोथ रेट को डिफाइन करता है। तो ग्रोथ रेट क्या है, डेफिनेशन, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड टू द पॉपुलेशन पर मिनट। एक मिनट में किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज की जितनी संख्या बढ़ती है वह कहलाती है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इन द पर मिनट, मतलब एक मिनट में जितनी ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है वह कहलाता है क्या चीज, ग्रोथ रेट, ठीक है। अब चलो करें कि जो भी हम लोग जो चेंज हम लोग डिफाइन करते हैं, तो चेंज जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल से लेकर फाइनल हमारे पास जो शब्द हम लोग यूज करेंगे डेल्टा, इसका मतलब होता है क्या, चेंज, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मान लो कि इफ एन represents the
number of organisms and t the time, ठीक है, then change delta n is the change in number of organisms, ठीक है, डेल्टा n अपॉन में डेल्टा t, लिखो द एवरेज, लिखो द एवरेज रेट ऑफ ऑर्गेन, द एवरेज रेट, द एवरेज रेट, the average rate of change in the average rate change in the organism per time, this is called growth rate. जहां डेल्टा n इज टू टी है उसे कहते हैं ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। अगर यहीं पे जो टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ टाइम के अनुसार, ठीक है। तो चेंज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विथ पर टाइम। अब यहाँ बेटा टाइम जो है हम जनरली मिनट में लेकर चलते हैं, ठीक है। पर टाइम यहाँ पर लोग आवर भी दे देते हैं, डे भी देते हैं, ईयर भी देते हैं, सेकंड भी देते हैं, वीक भी देते हैं, हर डे देते हैं, ठीक है। हर चीज यहाँ पर टाइम का हर यूनिट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो पार्टिकुलर पॉपुलेशन, एक टर्म आता है उसमें लोग कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी किसे कहते हैं, एक होता है ना कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किसे कहते हैं। तो कहा कि डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी, ये जो होता है उसमें लोग कहते हैं स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है। तो लिखो the average rate of change in the number of organism, the average rate of change in the number of organism per minute per organism per minute, कॉमा देकर लिखना, पर ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में लिखो द ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय द number of organism initially present or alternately by the average number of organism during period of time, bracket bond, this often is called a specific growth rate। कहा कि ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो जो ग्रोथ रेट जो है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अपॉन में क्या है, इनिशियल रेट है एन। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर 1 जब लौटेगा तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी अपॉन 1 अपॉन कितना, एन। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा। ये होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है। अब कहा कि अगर जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हमको मिला, इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या जो हमको जो भी हमारे पास है 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल जाता है परसेंटेज ग्रोथ रेट। क्या निकलता है, परसेंटेज ग्रोथ रेट। जो परसेंटेज ग्रोथ होता है वो एन डेल्टा टी इंटू 100, ये है आपका परसेंटेज ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास परसेंटाइल ग्रोथ रेट होता है वह आपका मान लीजिए कि 50% हो गया या 100% हो गया या 150% हो गया, ये डिपेंड करता है क्या चीज, कितना इसका ग्रोथ रेट है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास इनिशियल नंबर जो है वो 50 है, चलो एक काम करो उसको मिटाते हैं, लिखो मान लो कि हमारे पास इनिशियल नंबर जो है, सपोज करो कि अगर कोई पॉपुलेशन हमारे पास दिया गया है, ठीक है, और वो हमारे पास सपोज करिए कि क्वेश्चन लिखिए, इफ इन अ पाउंड तालाब, इफ इन अ पाउंड हैविंग अबीमा
having amoeba, suppose a population of 50, suppose a population of 50 after some time, after 1 hour, not sometime, after 1 hour, its number become, after 1 hour, its number become 150। कहा कि एक पाउंड है, तालाब है, उसमें अमीबा जो है वह कितना है, 50 की संख्या में है। ठीक है, शुरू में जो है अमीबा की संख्या जो है वह 50 है। ठीक है, शुरू में इसकी संख्या कितनी है, 50 है। ठीक, और 1 आवर के बाद इसकी संख्या हो जाती है 150। तो कैलकुलेट करो, देन कैलकुलेट द परसेंटाइल ग्रोथ रेट। अब इसकी परसेंटाइल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो, कितना परसेंट ग्रोथ, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, मुंह देख रहा हो, बुर्बक वाला काम करता हूं, जल्दी करो। ठीक है, तो जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन जो है द इनिशियल नंबर क्या हो गया, 50। ठीक है, और जो इनिशियल नंबर हमारे पास हुआ, सॉरी कितना हो गया, एन इनिशियल नंबर हो गया। ठीक है, डेल्टा एन जो चेंज इन नंबर हुआ, चेंज इन नंबर, कितना नंबर हुआ, डेल्टा एन चेंज इन नंबर, शुरू में कितना था 50, हो क्या गया 150, मतलब 150 माइनस 50 मतलब 100, यानी चेंज इन नंबर बढ़ा कितना, 100 बढ़ा। आई बात समझ में? तो यहां से अगर हम लोग लिख ले एवरेज रेट ऑफ द चेंज पर मिनट, यानी कि एवरेज रेट डेल्टा एन अपॉन में डेल टी निकाले तो कितना निकाल कर आए, कितना इसका इंक्रीजमेंट हुआ, जो हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट, सब लोग कहेंगे ग्रोथ रेट। ठीक है, तो कितना होगा 100 चेंज अपॉन में टाइम कितना 1 आवर, मतलब कि 100 हमारे पास जो होगा पर आवर, यानी 1 घंटे में, यानी सुन सकते हैं ना, 1 घंटे में 100 ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, 50 था, 1 घंटे के बाद 150 हो गया, तो कॉमन सेंस की क्वेश्चन है कि 1 घंटे में कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। ठीक है, तो ये इसका हो गया एवरेज रेट। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना होगा, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना हो गया, डेल एन अपॉन में एन डेल टी, डेल एन कितना, चेंज इन 100, एन क्या है इनिशियल ग्रोथ रेट 50, और टाइम कितना 1, कितना हो गया 2, मतलब कि 2 ऑर्गेनिज्म पर आवर बढ़ता है, 2 ऑर्गेनिज्म 1 घंटे में 2 ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यानी कि पर आवर जो इसका रेट जो हमारे पास 2 अमीबा पर आवर जो है बढ़ता है यहां से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब इसी का हम लोग कहेंगे कि सर इसका परसेंटाइल कितना हो गया, तो स्पेसिफिक ग्रोथ यानी कि स्पेसिफिक जो परसेंटाइल हम लोग को मिलता है, परसेंटाइल ग्रोथ जो हम लोग मिलेगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन एन डेल टी इंटू कितना 100, डेल टी इंटू 100, तो कितना 100 अपॉन 50 गुणे 1 इंटू 100, तो यहां से 50 दूना 100, मतलब इंक्रीजमेंट कितना हुआ 200% पर आवर, 200% पर आवर जो है इसकी इंक्रीजमेंट रेट है। तो कोई पूछे कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना है, तो 2 पर आवर। ठीक है, इसका ग्रोथ रेट कितना है 100 पर आवर। ठीक है, इसका परसेंटाइल ग्रोथ रेट कितना है 200% पर आवर। तो तीनों चीज अलग अलग है, ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और क्या परसेंटाइल ग्रोथ रेट। ठीक है, चलो ये है आपका कहानी ग्रोथ रेट का, बना लो, हो गया। अब अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं डिस्पर्सन, हेडिंग डालो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का
एक स्पेशल पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बंचिंग में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पे क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आप एक काम करो, इसका डिफिनेशन लिखो। डिस्पर्सन इज द स्पेशियल और स्पेशल या स्टेशियल अरेंजमेंट, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशल पैटर्न ऑफ dispersion is the special pattern of individuals in a population relative to one another, relative to one another। कहा कि किस तरह से इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है। ठीक है। मान लो हमारे पास जो भी इंडिविजुअल है उसका एक पैटर्न, हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो इस पैटर्न ऑर्गेनिज्म को, किसी एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करना, एक दूसरे से जो रिप्रेजेंटेशन आती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्पर्सन। आप ऐसे समझो, आप मान लो कि कतार में खड़े हो, कुछ लोग होते हैं जब आप जाते हो तो एक लाइन में खड़े रहते हैं, तो वो एक फिक्स अरेंजमेंट हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, झुंड झुंड बना के खड़े रहते हैं, वो एक अलग अरेंजमेंट हुआ। कुछ लोग देखोगे कि कुछ लोग लाइन में भी खड़े हैं, कुछ लोग झुंड बना के खड़े हैं, वो भी अलग अरेंजमेंट हो गया। कुछ लोग देखोगे क्या हुआ कि छोटे छोटे 10-10, 20-20 लोगों की अलग अलग ब्रांचिंग ग्रुप बनी हुई है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होता है, इसी तरह को जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब ही होता है कि किसी भी स्पेशल ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो अरेंजमेंट व्यवस्थित किया गया है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, डिस्पर्सन। ठीक है। तो कहा कि जो भी हमारे पास डिस्पर्सन होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो 3 तरह के। तो लिखो, दीज आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द डिस्पर्सन। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द डिस्पर्सन। पहला लिखो रेगुलर डिस्पर्सन, रेगुलर डिस्पर्सन। देखो, द here the individual are more or less space at equal distance from one another, equal distance from one another। मतलब मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करता है कि इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे पर खड़े रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो डिस्टेंस होती है वह इक्वल डिस्टेंस पर खड़े रहते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो लिखो, दिस इज द रेयर नेचर, दिस इज रेयर इन नेचर but common in managed system ब्रैकेट में क्रॉपलैंड। अब आपको बताएं, आप कहोगे ना कि सर ये सिस्टम कहां पाई जाती है, हम आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। आलू की खेती देखिए, आलू की खेती, जब आप आलू की खेती देखोगे बेटा, तो ये आलू की खेती होती है, इसमें एक लाइन बनाई जाती है, आप गौर से देखना। और उस लाइन जो होती है वो हमेशा एक बराबर डिस्टेंस पर बनाई जाती है। आलू की खेती हो गई, मक्के की खेती हो गई, ठीक है, जो ट्रैक्टर चलता है या बैल चलते हैं तो वो बराबर डिस्टेंस से वो नाले फाड़ते हैं। गन्ने की खेती हो गई, और आप देखोगे कि इसमें बराबर डिस्टेंस पर क्या की जाती है कि मक्के या गेहूं डाला, मक्के या गन्ना डाला जाता है। आप देखोगे धान की खेती हो गई, धान की खेती में तो कभी कभी नहीं भी होता है, पर धान की खेती में भी अरेंजमेंट होता है। देखोगे कि एकदम बराबर डिस्टेंस पर डाली जाती है। तो आपको बेस्ट एग्जांपल हो गया गन्ने का खेती, ठीक है, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, या आप आलू की खेती हो गया, ये जो होते हैं एकदम बराबर डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। या आपको गन्ना की खेती हो गई, बहुत सारे ऐसे प्लांटिंग होती है जो क्यारी में बनाई जाती है। गोभी की खेती, प्लांटिंग कर लो ना, गोभी, जो फूल गोभी, पत्ता गोभी होती है, उसको हमेशा लाइन से होती है। बैगन की खेती जो कि एक बराबर स्पेसिफिक डिस्टेंस पर की जाती है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, रेगुलर डिस्पर्सन। समझ में? चलो दूसरा लिखो, रैंडम डिस्पर्सन। रैंडम डिस्पर्सन, लिखो रैंडम डिस्पर्सन। देखिए, हियर द पॉपुलेशन इज वन इंडिविजुअल
is unrelated to the population of its neighbor. This is also relatively rarer in nature. कहा कि ये इस तरह के जो पॉपुलेशन होते हैं जो रेंडमली पाए जाते हैं, जैसे जहां पाए जाएंगे एकदम टोकरी भर के होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2-4 हो गए, ठीक है, और जो होंगे एकदम लगातार, जो होंगे एक जगह या तो रेंडमली पाए जाएंगे या कहीं कहीं पर संख्या में कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। तो इस तरह के जो रेंडमली पाए जाते हैं, कहीं पर भी ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, तो उस तरह को हम लोग कहते हैं क्या चीज, रैंडम डिस्पर्सन। ठीक है, और तीसरा लिखो क्लम्प डिस्पर्सन। देखो, मोस्ट पॉपुलेशन एग्जिस्ट this dispersion to some extent with individual are aggregated into patches interspersed with few individuals. Such arrangement may result from social aggregation such as a family group, or may be due to certain patches of environment beginning more favorable for population concerned. The relative frequency of these three patterns, which were so in semi-deciduous, deciduous forest. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 species in which 12 is clump dispersion, 3 is random dispersion, and 1 is regular dispersion. This rule is given by Forman and Hahn in 1980 ईस्वी। फॉरमान एंड हान इन 1980। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी कहानी। अब बेटा हम इसके आगे की जो कहानी है, ठीक है, इसके अगले कहानी में हम लोग मिलेंगे इस पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये डिपेंडेंट होते हैं, इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है। ठीक, तो आप हम इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, हम बैक टू बैक जल्दी वीडियो डालकर आपको बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।